वर्क एंड आईएसडी के ऊपर। ये कंटिन्यूएशन हुआ अपने टॉपिक का जो इनपुट टैक्स क्रेडिट पार्ट 1 और पार्ट 2 का था। उसमें हम आईएसडी और जॉब वर्क के प्रोविजंस को छोड़ दिया था हमने, उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। ये दोनों भी काफ़ी प्रैक्टिकल है, ये हमें जानना काफ़ी ज़रूरी है, तो उसके ऊपर अब हम एक एक करके डिस्कशन करते हैं। नाउ आईएसडी और रेसिपिएंट ऑफ क्रेडिट अगर डिफरेंट स्टेट में है, राइट, आईएसडी और रेसिपिएंट, मान लो कि आप, मेरा एक हेड ऑफिस है जो है पुणे में, और मेरे 4 ब्रांच ऑफिसेज हैं जो है मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, बैंगलोर, और मेरा हेड ऑफिस पुणे में। मेरा हेड ऑफिस जो है वो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का रजिस्ट्रेशन रखा है। नाउ पुणे आपको पता है महाराष्ट्र में है, जहाँ पे अगर हम बात करें बिटवीन पुणे और बाकी ब्रांचेस दिल्ली, कोलकाता, बैंगलोर का, तो वो अलग अलग स्टेट्स में है। तो उसमें कोई भी ऐसा क्रेडिट है जो पुणे ब्रांच को मिला है बट बाकी ब्रांचेस को बिलोंग करता है, तो वो इनपुट सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी जो भी पुणे ब्रांच का है वो मुझे बाकी ब्रांचेस को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, दिल्ली, कोलकाता और बैंगलोर को, एज आईजीएसटी। सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी तीनों डिस्ट्रीब्यूट होगा एज आईजीएसटी, राइट। नेक्स्ट, आईएसडी और रेसिपिएंट अगर सेम स्टेट में हो, जैसे मुंबई और पुणे सेम स्टेट में, तो इन दैट केस सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी तीनों डिस्ट्रीब्यूट होगा एज सीएसएनआई, राइट। सो तीनों डिस्ट्रीब्यूट होगा, इनपुट सीएसआई डिस्ट्रीब्यूट होगा एज सीएसएनआई, राइट। कंडीशंस फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आईटीसी बाय आईएसडी, क्या क्या कंडीशंस है आईएसडी के फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रेडिट। आईएसडी अवेलेबल, आईटीसी अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सेम मंथ। इसका मतलब आईटीसी जो भी डिस्ट्रीब्यूट करना है वो हम सेम मंथ में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। एलिजिबल और इनएलिजिबल आईटीसी को सेपरेटली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, फेयर इनफ। सीएसआई, यूटीजीएसटी को भी सेपरेटली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, करेक्ट। क्रेडिट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अगेंस्ट एन इनवॉइस इशूड बाय आईएसडी टू ईच रेसिपिएंट। इसका मतलब कोई भी इनवॉइस अगर इशू किया गया है वो आईएसडी ईच रेसिपिएंट को डिस्ट्रीब्यूट करेगा फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रेडिट। आईएसडी इनवॉइस इशू करेगा, राइट। एंड अमाउंट ऑफ क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूटेड शुड नॉट एक्सीड द अमाउंट ऑफ क्रेडिट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। 100 रुपए है तो आप 110 रुपए डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। क्रेडिट ऑफ टैक्स पेड ऑन इनपुट्स एट्रीब्यूटेबल टू अ रेसिपिएंट वुड बी गिवन टू दैट रेसिपिएंट ओनली। सो कोई क्रेडिट अगर एट्रीब्यूटेबल टू वन रेसिपिएंट है तो वो क्रेडिट उसी रेसिपिएंट को दिया जाएगा, राइट। क्रेडिट ऑफ टैक्स व्हिच इज एट्रीब्यूटेबल टू मेनी रेसिपिएंट्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर ड्यूरिंग द रेलेवेंट पीरियड। सो अगर कोई पुणे आईटीसी रिसीव हुआ लेकिन वो बिलोंग कर रहा है टू मुंबई, तो सिर्फ मुंबई को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। वो सारे ब्रांचेस को बिलोंग करता है तो टर्नओवर के रेशियो में सारे ब्रांचेस को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। हम लोग कब का टर्नओवर लेना है, हम लोग को पिछले साल का टर्नओवर लेना है। If recipients have turnover in the states in the financial year preceding the year during which credit is distributed, that means अगर मैं 21-22 का क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, तो 2021 में मेरा क्या टर्नओवर था हर एक स्टेट का, मैं रेशियो आइडेंटिफाई करूंगा, उसी रेशियो में मैं अपना आईएसडी का क्रेडिट भी डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। अगर आप मानो पिछले साल कोई ऐसा ब्रांच था ही नहीं जो अभी है, पिछले साल कुछ कुछ ब्रांच ऐसे थे जो अवेलेबल ही नहीं थे, तो इन दैट केस हम पिछले क्वार्टर का टर्नओवर देखेंगे, राइट। तो जो भी मंथ में हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं उसके पिछले क्वार्टर का हम टर्नओवर देखेंगे, उसके बेसिस पे हम सारे ब्रांचेस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे क्रेडिट। अगर आईटीसी रिसीव बाय आईएसडी फॉर डिस्ट्रीब्यूशन अगर एक्सेस डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है तो उन सारे रेसिपिएंट से वो एक्सेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रेडिट का रिकवरी किया जाएगा। अब हम आते हैं जॉब वर्क से रिलेटेड प्रोविजंस पे। आप मानो कि ए लिमिटेड हूं मैं, आप हो मिस्टर एक्स, मैं आपको कोई गुड्स भेजता हूं, मान लो कि मैं आपको प्लास्टिक भेजता हूं, आपको मैं बोलता हूं इसको पेन बना के दो मुझे, तो ये ट्रीटमेंट और प्रोसेस आप कर रहे हो प्लास्टिक से और भी और दूसरे मटेरियल्स यूज करके, इंक वगैरह यूज करके आप मुझे पेन बना के दे रहे हो, बट सारे मटेरियल्स मैं आपको दे रहा हूं बना के आप मुझे दे रहे हो, दैट इज कॉल्ड एज अ सर्विस। जॉब वर्क का क्या डेफिनेशन है? जॉब वर्क का मतलब है एनी ट्रीटमेंट और प्रोसेस अंडरटेकन बाय अ पर्सन ऑन गुड्स बिलोंगिंग टू अनदर रजिस्टर्ड पर्सन। यानी कि कोई भी ट्रीटमेंट का प्रोसेस आप कोई भी गुड्स पे करते हो जो दूसरे रजिस्टर्ड पर्सन को बिलोंग करता है। मैंने आपको दिया गुड्स, आपने मुझे उसको प्रोसेस करके दिया, मैंने आपको प्लास्टिक दिया, आपको इंक दिया, आपने मुझे पेन बना के दिया, राइट। ये है नॉर्मल केस में कोई ट्रीटमेंट का प्रोसेस जिसको बोलते हैं सप्लाई ऑफ सर्विस। लेकिन कब ये जॉब वर्क कहलाएगा? इफ द गुड्स बिलोंग टू अनदर रजिस्टर्ड पर्सन। मैं अगर रजिस्टर्ड हूं जीएसटी लॉ में, अगर मैं रजिस्टर्ड हूं जीएसटी लॉ में तो ही ओनली एंड ओनली इन दैट कंडीशन वो जॉब वर्क होगा। सो अगर मैं जीएसटी लॉ में रजिस्टर्ड हूं, आपको मैंने गुड्स दिया, आपको ट्रीटमेंट और प्रोसेस करके मुझे दे रहे हो,
तो सिंपली आप अगर रजिस्टर्ड पर्सन हो तो ही ये प्रोविजन फॉलो किया जा सकता है। अगर रजिस्टर्ड पर्सन प्रिंसिपल नहीं है तो ये जॉब वर्क नहीं कहलाएगा, राइट। सो प्रिंसिपल को रजिस्टर्ड होना जरूरी है फॉर इट टू बी जॉब वर्क। अब जॉब वर्क वर्सेस कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में क्या डिफरेंस है? जॉब वर्क मतलब मटेरियल प्रोक्योर्ड बाय द प्रिंसिपल, मतलब प्रिंसिपल मैं हूं, आपको मैं पेन बनाने दे रहा हूं तो मैं सारे मटेरियल लेके आ रहा हूं और आपको दे रहा हूं और आप मुझे प्रोसेस करके दे रहे हो और आप उसके बदले मुझसे जॉब वर्क चार्जेस लेते हो। कोई भी चीज अगर आप मुझे बना के देते हो उसके बदले आप मुझसे जॉब वर्क चार्जेस लेते हो। Mind you, job workers turnover will include only the job workers charges and not the value of goods provided by the principal. यानी कि कोई भी आप टर्नओवर करते हो उसमें सिर्फ और सिर्फ जॉब वर्क चार्जेस इंक्लूड होगा। एज अ जॉब वर्कर आपका सिर्फ जॉब वर्क चार्जेस इंक्लूड होगा, ना कि वैल्यू ऑफ गुड्स। गुड्स का वैल्यू आपको इंक्लूड नहीं करना है, राइट। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, मटेरियल प्रोवाइडेड बाय द कॉन्ट्रैक्टर एज पर द स्पेसिफिकेशन ऑफ द प्रिंसिपल। इसका मतलब मैंने आपको बोला कि एक काम करो, आप मुझे पेन बना के दो, मैं आपको बता देता हूँ किस क्वालिटी का चाहिए मुझे प्लास्टिक और इंक, ये आप ही मार्केट से खरीद लेना। यहाँ पे डिफरेंस क्या है? यहाँ पे मैं आपको नहीं भेज रहा हूँ, आप खुद ही मार्केट से खरीदते हो अपने नाम पे। मैं स्पेसिफिकेशंस आपको दे देता हूँ बट आप खुद ही अपने मार्केट से खरीदते हो उसको। तो आपके टर्नओवर में गुड्स और सर्विसेज दोनों का वैल्यू इंक्लूड होगा, राइट। ओके, रजिस्टर्ड प्रिंसिपल, मैं अगर रजिस्टर्ड हूं, मैं अंडर इंटीमेशन, जो हम बात करेंगे इंटीमेशन क्या होता है, आईटीसी 04 फॉर्म होता है जिसके बारे में थोड़ी देर बाद बात करेंगे। मैं रजिस्टर्ड प्रिंसिपल हूं और मैं आपको गुड्स भेज रहा हूं कि आप इसको प्रोसेस करके मुझे वापस दो। तो रजिस्टर्ड प्रिंसिपल हूं मैं, आपको गुड्स में इनपुट्स या कैपिटल गुड्स भेज रहा हूं विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स टू जॉब वर्कर फॉर जॉब वर्क। मैं आपको विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स भेज रहा हूं फॉर जॉब वर्क पर्पसेस, ठीक है। तो आपको मैंने विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स भेजा, अब मुझे वो गुड्स वापस कितने दिन में लाना है? अगर वो इनपुट्स है तो 1 साल में, अगर वो कैपिटल गुड्स है तो 3 साल में। दैट मींस अगर कोई कैपिटलाइज्ड आइटम है तो 3 साल का टाइम मिलेगा, अगर वो कैपिटलाइज नहीं है तो 1 साल का टाइम मिलेगा, 1 ईयर मिलेगा, राइट। अगर 1 साल में या 3 साल में मैं गुड्स वापस ले आता हूं, कोई टैक्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं है और आईटीसी फ्री भी अवेलेबल है टू द प्रिंसिपल, राइट। अगर गुड्स 1 साल या 3 साल के बाद आता है, मैंने आपको भेजा, उसके 1 साल बीत गए, आपने मुझे गुड्स अभी तक रिटर्न नहीं किया, ये इनपुट्स था, तो 1 साल के बाद उसको 1 साल खत्म होते ही उसको डीम्ड सप्लाई मान लिया जाएगा, एज इफ मैंने आपको सप्लाई कर दिया। वो गुड्स 1 साल पहले ही आपको मैंने सप्लाई कर दिया, राइट। डायरेक्ट सप्लाई आफ्टर कंप्लीशन ऑफ जॉब वर्क। दूसरा ऑप्शन क्या है कि मैं गुड्स को वापस लाने की जगह बोला कि एक काम करो, मेरे को एक बायर मिला है आपके प्रेमाइसेस के पास में, वो बायर जो है वही, उसको ही आप डायरेक्ट सप्लाई कर दो, राइट। उस बायर को आप डायरेक्टली सप्लाई कर दो ऑन पेमेंट ऑफ टैक्स विद इन इंडिया, विथ और विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स इन केस ऑफ एक्सपोर्ट। अगर ऑन पेमेंट ऑफ टैक्स है, अगर ये राइट, अगर ये ऑन पेमेंट ऑफ टैक्स है तो फिर आपके यहाँ से डायरेक्टली सप्लाई हो सकता है, या फिर एक्सपोर्ट विद आपके यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा है तो वो भी विथ और विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स हो सकता है, बट वो अलाउ नहीं होगा अनलेस job workers premises is declared as an additional place of business. So मैंने अगर आपको भेजा, right, और अगर आपका premises मेरा additional place of business declared है तो ही मैं सप्लाई कर सकता हूँ, या फिर आप खुद जीएसटी लॉ में रजिस्टर्ड हो, अगर आपका प्लेस ऑफ बिजनेस जीएसटी लॉ में ना मेरे हाथ में ना आपके हाथ में किसी के हाथ में रजिस्टर्ड नहीं है तो आपके यहाँ से मैं डायरेक्ट सप्लाई नहीं कर सकता। वेस्ट एंड स्क्रैप जनरेटेड ड्यूरिंग जॉब वर्क, कोई भी स्क्रैप और वेस्ट अगर जनरेट होता है ड्यूरिंग जॉब वर्क और जॉब वर्कर रजिस्टर्ड है तो इन दैट केस जॉब वर्कर डायरेक्टली उसको सप्लाई कर सकता है ऑन पेमेंट ऑफ टैक्स। तो मैंने आपको भेजा, कुछ वेस्ट और स्क्रैप जनरेट हुआ ड्यूरिंग दैट प्रोसेस, आप खुद ही उसको बेच सकते हो अगर आप रजिस्टर्ड हो। अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हो तो मुझे विद पेमेंट ऑफ टैक्स उसको बेचना पड़ेगा, राइट। प्रिंसिपल इनपुट्स टू बी सेंट अंडर द कवर ऑफ चलान, मतलब मैं जब आपको गुड्स भेजूंगा तो डिलीवरी चलान के अंदर में भेजूंगा और आप मुझे उसको वापस दोगे विद इन 1 ईयर अगेन डिलीवरी चलान के अंदर में, राइट, और आपको उसका आईटीसी मिल जाएगा। 1 ईयर का टाइम लिमिट कब से कैलकुलेट होगा? फ्रॉम द डेट व्हेन इट वाज सेंट आउट, किस दिन मैंने आपको भेजा उस दिन से आपको 1 साल कैलकुलेट करना है। इनपुट्स आर सेंट डायरेक्टली टू द जॉब वर्कर, अगर इनपुट डायरेक्टली आपके प्रेमाइसेस में भेजा जा रहा है, मतलब मैंने नहीं भेजा, डायरेक्टली वो आपके प्रेमाइसेस में, मैंने बोला अपने वेंडर को भेज देने के लिए, तो 1 साल कैलकुलेट होगा विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ इनपुट्स बाय जॉब वर्कर।
यानी कि 1 साल जो कैलकुलेट होगा जॉब वर्कर को कब से मटेरियल मिला अपने प्रीमाइसेस में, उससे 1 साल, राइट। इसमें 1 साल था कब से भेजा गया, अगर मैं भेजता हूं, अगर मेरा वेंडर डायरेक्टली भेजता है तो जॉब वर्कर कब से रिसीव किया, उससे 1 साल। कैपिटल गुड्स के लिए वो टाइम लिमिट 3 साल हो जाता है, प्रोविजन बाकी सेम है, मैं चलान में भेजूंगा उसको। अगर डायरेक्टली भेजता है मेरा वेंडर तो 3 साल फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स बाय जॉब वर्कर आ जाएगा, राइट। अगर इनपुट से कैपिटल गुड्स आर नॉट रिसीव्ड बैक विद इन द टाइम लिमिट, 1 साल या 3 साल के टाइम लिमिट के अंदर कैपिटल गुड्स या इनपुट्स रिसीव बैक नहीं होता, राइट, तो उसको डीम सप्लाई मान लिया जाएगा। मैंने आपको 1 जनवरी 2021 को गुड्स भेजा, 1 साल तक यानी 1 जनवरी 2022 तक आपने रिटर्न नहीं किया तो वो डीम सप्लाई हो जाएगा एज ऑन 1 जन 2021 2021 को ही वो डीम सप्लाई मान लिया जाएगा जिस दिन मैंने भेजा था। आपको उस दिन से इंटरेस्ट के साथ पेमेंट करना पड़ेगा टैक्स का। ओके, अब अलग अलग मॉडल्स क्या है जॉब वर्कर के। सब्सटैंशियली ऑल द गुड्स बिलोंग टू द जॉब वर्कर। आप मानो कि अगर मैंने आपको गुड्स नहीं दिया, आपने खुद मुझे गुड्स और सर्विसेज दोनों दिया, गुड्स और सर्विसेज दोनों दिया है, इन दैट केस इट इज नॉट कंसिडर्ड एज जॉब वर्क और ITC 04 की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। जो मैं इंटीमेशन वर्ड बोला था ना, इंटीमेशन में आप गुड्स भेज सकते हो जॉब वर्क में, वो रिक्वायरमेंट ही नहीं है अगर वो जॉब वर्क ही नहीं है तो। नेक्स्ट, गुड्स मेरा है, अपना गुड्स है मेरा, बट मैं आपको भेजता नहीं हूँ, रादर मैं बुला लेता हूँ आपको, आप मेरे प्रीमाइसेस पे आके काम करो। गुड्स मेरा है, आप मेरे प्रीमाइसेस पे आके काम करो, इट विल बी कंसिडर्ड एज जॉब वर्क। जॉब वर्क होगा बट इंटीमेशन नहीं देना पड़ेगा क्योंकि मैं गुड्स भेज नहीं रहा हूं। इंटीमेशन तब देना है जब मैं गुड्स भेजता हूं फॉर जॉब वर्क, राइट। नेक्स्ट, सब्सटैंशियली ऑल द गुड्स बिलोंग टू द प्रिंसिपल एंड जॉब वर्क इज कैरिड आउट एट जॉब वर्कर्स प्रीमाइसेस। सो अगर ऑल द गुड्स बिलोंग टू द प्रिंसिपल मतलब मोस्टली सारा गुड्स मेरा है, आप उस पर सिर्फ काम करके देखते हो, मैंने आपको गुड्स भेजा और आपने मुझे काम करके रिटर्न किया, दैट इज प्योर केस ऑफ जॉब वर्क जहां ITC 04 इंटीमेशन मैंडेटरी है, राइट। हम ITC 04 क्या है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल मॉडल, अगर मैंने आपको गुड्स भेजा और आपने मुझे प्रोसेसिंग करके उसको दोबारा वापस भेज दिया, राइट, तो मैंने आपको गुड्स भेजा और आपने मुझे प्रोसेसिंग करके दोबारा वापस भेज दिया, तो वो क्या होगा, आपको लेट्स से मुझे मालूम है भेजते वक्त गुड्स की 1 साल से ऊपर टाइम लिमिट लगेगा रिटर्न करने में, तो मैं आपको भेजता हूं और आप मुझे वापस भेजते हो, तो जब मैं आपको भेजता हूं तो उसको सप्लाई दिखाऊंगा, आप मुझे वापस भेजते हो तो आप मुझे सप्लाई दिखाओगे, राइट, दोनों एक दूसरे को सप्लाई दिखाएंगे। सेल एंड वापस परचेज। नेक्स्ट, वेदर जॉब वर्कर कैन यूज हिज ओन गुड्स, प्रेस्टीज इंजीनियरिंग सुप्रीम कोर्ट। क्या जॉब वर्कर के पास ऑप्शन है कि वो अपना खुद का रॉ मटेरियल यूज करे और उसको फिर भी हम जॉब वर्क बनाएं? तो सबसे पहले तो अगर जॉब वर्क अपना खुद का मेजर रॉ मटेरियल यूज करता है, मेजर रॉ मटेरियल आई सेड सब्सटैंटिव रॉ मटेरियल, तो वो जॉब वर्क नहीं कहलाएगा एज पर प्रेस्टीज इंजीनियरिंग सुप्रीम कोर्ट। बट अगर कोई स्मॉल आइटम ऐड करता है, जैसे कि लाइक अ टेलर स्टिचिंग अ शर्ट और सूट आउट ऑफ क्लॉथ सप्लाइड बाय अ कस्टमर मे यूज हिज ओन बटन्स, मैंने शर्ट के लिए क्लॉथ दिया या सूट के लिए क्लॉथ दिया, टेलर को बोला सिलाई करके दो, वो अपना थ्रेड यूज कर रहा है, अपना बटन यूज कर रहा है उसको, इससे वो जॉब वर्क अभी भी जॉब वर्क ही रहेगा। इसका मतलब ये नहीं कि वो जॉब वर्क नहीं है क्योंकि उसने थ्रेड अपना बटन यूज किया, अभी भी क्लॉथ तो मेजर मैंने ही सप्लाई किया है, इसलिए वो जॉब वर्क रहेगा। ये क्लैरिफिकेशन सर्कुलर के थ्रू भी आया जहां पे ये बोला गया है कि जॉब वर्कर इज एक्सपेक्टेड टू वर्क ऑन द गुड्स सेंट बाय द प्रिंसिपल and whether the activities covered within job work or not would have to be determined based on the facts and circumstances of the case. job work है कि नहीं वो based on the facts and circumstances of the case देखना पड़ेगा, right? But it has been clarified that in addition to goods received from the principal, job worker can use his own goods. job worker के पास option है कि वो अपना खुद का goods भी use कर सकता है, right? For provision of job work. Minor होगा of course वो goods. Okay. अब हम बताते हैं इंटीमेशन के बारे में। अगर मैं गुड्स भेज रहा हूं विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स आपको, तो मुझे गवर्नमेंट को इंटीमेशन देना पड़ेगा जिसको बोलते हैं ITC 04 फॉर्म। इस पे मुझे गवर्नमेंट को बताना होगा कितना रुपया का गुड्स कितना गुड्स मैंने आपको भेजा, कितना मुझे रिटर्न आया, कितना आपने जॉब वर्कर ए ने जॉब वर्कर बी को भेजा, मैंने आपको भेजा, आपने दूसरे जॉब वर्कर को भेजा, उसने मुझे भेजा, तो ये सारी डिटेल्स उसमें चाहिए, राइट। और प्रिंसिपल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपना ITC 04 भरना, राइट। ITC 04 भरना प्रिंसिपल की रिस्पॉन्सिबिलिटी।
और अगर आप ITC 04 भर देते हो तो इसका मतलब आपने गवर्नमेंट को इंटीमेशन दे दिया। पहला ITC 04 कब से एप्लीकेबल है? अप्रैल से जून 19, यानी कि जुलाई से लेकर मार्च 19 तक का ITC 04 को वेव ऑफ कर दिया गया था। अप्रैल से जून 19 से ITC 04 स्टार्ट हुआ है। अब हम बात करते हैं कि आप ITC 04 कैसे भरोगे, राइट? पहले आप जाओगे रिटर्न्स में, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा ITC फॉर्म्स। उसके बाद आपको यहाँ मिलेगा ITC 04, उस पर आप क्लिक करोगे प्रिपेयर ऑनलाइन पे। उसके बाद आप रिटर्न फाइलिंग पीरियड सेलेक्ट करोगे, कौन सा रिटर्न फाइलिंग पीरियड है। लेट्स से अक्टूबर टू दिसंबर 2020। उसमें आपको ये 4 टैब्स मिलेंगे। एक में आएगा टेबल 4 में कि कितना गुड्स आपने जॉब वर्कर को भेजा। इसमें आएगा कि कितना गुड्स, डिटेल्स ऑफ गुड्स रिसीव्ड बैक फ्रॉम जॉब वर्कर, टू whom such goods were sent, कितना आपने भेजा, कितना वापस आया, 5A में आएगा। इसमें आएगा इनपुट्स रिसीव्ड बैक फ्रॉम जॉब वर्कर अदर देन द जॉब वर्कर टू whom it was originally sent। लेट्स से मैंने जॉब वर्कर A को भेजा था, जॉब वर्कर A ने जॉब वर्कर B को भेजा, जॉब वर्कर B ने मुझे रिटर्न किया, तो जो जॉब वर्कर B ने रिटर्न किया मुझे वो 5 वो इस वाले टेबल में आएगा। 5C में आएगा डिटेल्स ऑफ इनपुट सेंट टू जॉब वर्कर एंड सब्सीक्वेंटली सप्लाइड फ्रॉम जॉब वर्कर्स प्रीमाइसेस। अगर डायरेक्टली जॉब वर्कर्स के प्रीमाइसेस से सप्लाई हो गया तो वो 5C में जाएगा। अब हुआ कि मैंने गुड्स अगर जॉब वर्क के लिए भेजा तो क्या होगा? तो मुझे सबसे पहले टेबल को सेलेक्ट करना है, उसके बाद सिलेक्ट करना है कि मेरा जॉब वर्कर रजिस्टर्ड है कि अनरजिस्टर्ड है। अगर मैं रजिस्टर्ड सेलेक्ट करता हूं तो मुझे जॉब वर्कर का GST नंबर देना जरूरी है, किस चलान में मैंने भेजा वो चलान नंबर और उसका डेट देना जरूरी है, और क्या आइटम भेजा, कितना क्वांटिटी भेजा। जैसे 2 यूनिट ट्रांसफार्मर का मैंने भेजा, यहाँ दिया हुआ है, उसका टैक्सेबल वैल्यू 2.5 लाख रुपया है, उसके ऊपर GST बनता है 18%। ये सारी चीजें मुझे डिक्लेयर करनी होगी, और कौन से चलान के थ्रू भेजा, क्या चलान का डेट था, ये मुझे सारी चीजें दिखानी होंगी, राइट? नेक्स्ट, अगर यहाँ पे जब हो जाता है तो यहाँ पे आपको प्रोसेस चलान में दिखा देगा। अगर आपको एडिट करना है तो आप एडिट करो या डिलीट करो उस चलान को, राइट? नेक्स्ट, अगर वो जॉब वर्कर अनरजिस्टर्ड है तो मुझे अनरजिस्टर्ड सेलेक्ट करना है और मुझे स्टेट बताना है किस स्टेट में मैंने वो कुछ भेजा, कौन से स्टेट में। जैसे दिल्ली में भेजा तो दिल्ली में मैंने टोटल मिला के चलान नंबर 2 के थ्रू मैंने दिल्ली में गुड्स भेजा, उसका चलान का डेट 1 दिसंबर का था। वंस अगेन मुझे बताना है मैंने ट्रांसफॉर्मर्स भेजा, उसको 3 यूनिट भेजा, राइट? और 18% उस पर GST था, 99% यानी कि सेम स्टेट का है। यहाँ पे IGST था, अभी CS है। अगर मैंने गुड्स रिसीव बैक किया जॉब वर्कर से तो क्या होगा? तो भी मुझे सिलेक्ट करना है रजिस्टर्ड है या वो अनरजिस्टर्ड है जॉब वर्कर, उसके बाद उसका GST नंबर, और फिर मुझे बताना है या तो दोनों में से एक, या तो मुझे ओरिजिनल चलान बताना है कि मैंने ओरिजिनल चलान जो गुड्स भेजा था जब, तो कौन से चलान के थ्रू भेजा था। मैंने IND 01 के थ्रू भेजा था और 3 नवंबर को भेजा था, तो या तो मैं ओरिजिनल चलान डिटेल्स दूंगा या फिर मैं नया चलान डिटेल्स दूंगा जो जॉब वर्कर मुझे देता है। जॉब वर्कर मुझे कौन से चलान के थ्रू रिटर्न कर रहा है? IND 01A के थ्रू 15 दिसंबर को रिटर्न कर रहा है, तो ये डिटेल्स मैं दूंगा। ये मैंने कौन सा चलान के थ्रू भेजा था वो रिटर्न हो रहा है वो डिटेल्स दूंगा। ये कौन सा चलान के थ्रू जॉब वर्कर मुझे रिटर्न कर रहा है वो दूंगा मैं। फिर वो क्या था डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स और उसका यूनिट वो मैं बताऊंगा। उसके बाद किस पर्पस के लिए मैंने भेजा था, रिपेयर के लिए, उसने मुझे रिपेयर करके भेजा तो रिपेयर सर्विसेज आएगा यहाँ पे। फिर कितना क्वांटिटी है यहाँ पे आएगा, और क्या यूनिट्स में, अगर वो यूनिट्स सिलेक्ट करना है, केजी सिलेक्ट करना है, वो यहाँ सिलेक्ट करना होगा मुझे, राइट? फिर उसके बाद मुझे प्रोसेस कर देना उस चलान को। अगर वो अनरजिस्टर्ड जॉब वर्कर है तो भी मुझे यहाँ पे आइटम डिटेल्स देने होंगे, राइट? आइटम डिटेल्स मुझे देने होंगे अगर वो अनरजिस्टर्ड है तो। और चलान फिर प्रोसेस दिखा देगा यहाँ पे, चलान प्रोसेस हो गया। 5B में आएगा, आपको वापस सिलेक्ट करना है कि वो रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है। अगर आपने गुड्स जिसको भेजा लेकिन मिल रहा है आपको किसी और से, तो आपको बताना है कि जॉब वर्कर टाइप जिससे आपको मिल रहा है गुड्स वापस, जॉब वर्कर B, वो रजिस्टर्ड है कि अनरजिस्टर्ड है। उसका ओरिजिनल चलान क्या था जिसको हमने भेजा था जब गुड्स, अभी जब रिटर्न हो रहा है तो कौन से चलान के थ्रू रिटर्न हो रहा है। तो चलान नंबर, चलान डेट, जो रिटर्न हो रहा है जॉब वर्कर के थ्रू, वो डिटेल्स आएगा। डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स और UQC आ जाएगा इसके अंदर में, राइट? और फिर मुझे क्वांटिटी बताना है, अगर कोई लॉस हुआ है ड्यूरिंग द वे तो वो भी मुझे एक्सप्लेन करना है। मैंने केजीज में भेजा, 100 केजी भेजा, उसमें 90 केजी रिसीव हुआ, 10 केजी लॉस हो गया, तो वो भी मुझे बताना है। अनरजिस्टर्ड जॉब वर्कर अगर वो है तो भी मुझे ये डिटेल्स देने होंगे। यहाँ पे GSTN की जगह स्टेट डिटेल्स आ जाएगा, बस डिफरेंस यही है, राइट? फिर लास्ट में अगर गुड्स डायरेक्टली सप्लाई किया गया फ्रॉम जॉब वर्कर्स प्रीमाइसेस तो भी मुझे सेलेक्ट करना होगा कि वो जॉब वर्कर रजिस्टर्ड था कि अनरजिस्टर्ड था।
उसके बाद उसका जीएसटी नंबर, ओरिजिनल डेट, ओरिजिनल चालान, मैंने किस चालान के थ्रू गुड्स को भेजा था वो डिटेल्स आएगा। और यहाँ आएगा इनवॉइस डिटेल्स, क्योंकि जॉब वर्कर के प्रीमाइसेस से डायरेक्टली सप्लाई हो रहा है, तो इसका मतलब जो इनवॉइस इशू किया गया, मैंने जो इशू किया जॉब वर्कर के प्रीमाइसेस से जो सप्लाई हुआ उसका इनवॉइस नंबर और डेट, कौन सा जो गुड्स मैंने सप्लाई किया उसका इनवॉइस नंबर, डेट, क्या गुड्स सप्लाई किया, कितना क्वांटिटी सप्लाई किया जॉब वर्कर्स के प्रीमाइसेस से मैंने एज प्रिंसिपल, वो सारी डिटेल्स आएंगे। फिर उसका मैं जैसे यहाँ पे भरूंगा, अगर वो अनरजिस्टर्ड है तो स्टेट का नाम, कौन से स्टेट में मैंने भेजा था, इनवॉइस नंबर और इनवॉइस डेट क्या है, ट्रांसफार्मर और यूनिट, ट्रांसफार्मर है, यूनिट्स है, ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। फिर लास्ट में मैं फाइल रिटर्न पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूंगा ऑथराइज सिग्नेटरी। फिर दो ऑप्शन है जैसे मैंने पहले डिस्कस किया था, या तो आप डिजिटल सिग्नेचर से करो या ओटीपी के थ्रू करो, इन दोनों में से किसी के थ्रू भी कर सकते हो आप। होने के बाद यहाँ दिखा देगा ऑप्शन दैट द रिटर्न हैज बीन फाइल्ड, और फाइनली आप जाके उसको एक्सेल को डाउनलोड कर सकते हो कि आपने जो डेटा भरा आप चेक कर सकते हो कि वो डेटा क्या भरा है आपने, राइट। विद दिस हमने जॉब वर्क जो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो खत्म किया है। थैंक यू सो मच वंस अगेन। इससे हमारा आईटीसी पूरा कंप्लीट होता है, पार्ट 1 पार्ट 2 जॉब वर्कर आईएसडी पूरा कंप्लीट, राइट। अगर कोई भी कंफ्यूजन है आप वीडियो को दोबारा देखो, वीडियो को आप दोबारा सुनो, आई एम श्योर आपका कंफ्यूजन दूर होगा, राइट। तो थैंक यू so much once again for giving me a very patient hearing.